प्यारे बच्चों, आज हम लोग भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा था कि मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि जो भौगोलिक खोजें हुई, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि विभिन्न देशों की खोज विभिन्न लोगों ने किया, तो किन कारणों से इन भौगोलिक खोजों को प्रारंभ किया गया, कौन सी परिस्थितियां रही जिन कारणों से भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार हुई, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्य युग में जिस समय सामंती प्रवृत्तियां यूरोप में कायम थी, इसी बीच यूरोप में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिससे यूरोपीय शक्तियां मध्य युग से निकल करके आधुनिक युग में आना चाहते थे। इसी बीच 15वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के एक धर्म युद्ध शुरू होता है। सबसे पहला कारण भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने में वाली घटना। हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रही हैं जो भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है धर्म युद्ध। क्या होता है कि 11वीं 12वीं सदी में जेरूसलम, जो वर्तमान में इजराइल के नाम से जाना जाता है, इसमें यूरोप और मध्य एशिया के बीच धर्म युद्ध शुरू हुआ। और इस धर्म युद्ध में यूरोपीय शक्तियां मध्य एशिया अर्थात अरबों से पराजित हो गई। अब इस धर्म युद्ध में जब यूरोपीय शक्तियों की पराजय हुई, तो इस पराजय के बाद यूरोपीय लोगों को लगा कि हमें दुनिया को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि अरबों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण ही इनके ताकत का नजरअंदाज किया गया और परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय महाशक्तियां अरबों से पराजित हो गई। तो पहला यह कारण होता है धर्म युद्ध, जो 11वीं 12वीं सदी में शुरू हुआ था। ये किसके बीच लड़ा गया? तो यह यूरोप और मध्य एशिया के बीच लड़ा गया। यूरोप और मध्य एशिया के बीच धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ। अब इस धर्म युद्ध में क्या हुआ? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि धर्म युद्ध में क्या हुआ, यूरोपीय शक्तियां पराजित हो गई। यूरोप पराजित हुआ। यूरोप इस धर्म युद्ध में हार जाता है। यूरोप जब अपने धर्म युद्ध में हार जाता है, तब उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। तो ये पहला कारण होता है कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जाना, वहां के लिए मार्ग खोजना या उन देशों के पता लगाना शुरू किया जाता है यूरोपीय लोगों के द्वारा। दूसरा कारण है, उस समय मध्यकाल में अरब एवं तुर्की का विशाल साम्राज्य
दूसरा कारण भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने में जो होता है वह है मध्य एशिया में जो विशाल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है तुर्की और अरबों के द्वारा। उस समय हम जानते हैं कि यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था, यूरोप एवं एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। उस समय जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मार्ग था वह कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था। अब अगर ये एशिया का पार्ट से है और ये यूरोपीय पार्ट से है, तो यूरोप से जो लोग एशिया के लिए व्यापार करते थे वो रास्ते में कुस्तुनतुनिया से होकर के जाते थे। यूरोप के लोग एशिया में व्यापार करने या एशिया के लोग यूरोप में व्यापार करने के लिए कुस्तुनतुनिया के मार्ग से जाते थे। अब क्या होता है कि 1453 ईस्वी में क्या होता है कि 1453 ईस्वी में तुर्की का आधिपत्य कुस्तुनतुनिया पर होता है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार तुर्की का हो जाता है। अब यहाँ के लोगों को जाना तो इसी मार्ग से है, यहाँ के लोगों को भी यहाँ आना इसी मार्ग से है। तुर्की क्या करता है कि जब इस पर अपना अधिकार कर लेता है तो वह यूरोपीय और एशिया के बीच व्यापार करने वाले लोगों से बहुत भारी लगान तस्लीम कर शुरू करता है, भारी लगान शुरू कर देता है। अब ऐसे में उतने अधिक लगान दे करके और व्यापार करना संभव नहीं था, क्योंकि व्यापार में नुकसान होने लगता। अब आप सोचिए कि हम अगर कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो लाभ के लिए किया जाता है, और यदि हमें उस कार्य में लाभ न हो तो क्या कोई उस कार्य को करेगा? लाजमी है कि कोई ऐसा नहीं करेगा। तो यूरोप वासियों को और एशिया के लोगों को जो व्यापार करना था उसमें तुर्की जो है बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। क्या होता है? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो जाता है और तुर्की इस मार्ग से होने वाले व्यापार पर भारी कर लगाने लगता है। तो अब यूरोप वासियों के लिए इस व्यापार का एक ही मात्र उपाय था कि अब कोई दूसरा मार्ग ढूंढा जाए, और ऐसे में दूसरी मार्ग के खोज में दूसरा मार्ग ढूंढने के लिए यूरोपीय नाविक, यूरोपीय व्यापारी अपनी अपनी जहाजें लेकर के समुद्री खोजों में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दूसरा कारण होता है जो भौगोलिक खोजों का पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसके बाद एक तीसरी कारण भी है जो भौगोलिक खोजों का पृष्ठभूमि तैयार करता है, और ये तीसरा कारण है नए आविष्कार। ये नए आविष्कार जो है ये भी भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार करती है।
क्या होता है कि अब यूरोपीय लोग जो यात्रा करना चाहते थे समुद्रों में, क्योंकि इन लोगों के सामने छोटी जहाजें, असुरक्षित जहाजें थी, पहले हवा पर निर्भर करते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी मध्यकाल में। इसी बीच क्या होता है कि यूरोपियों को अरबों द्वारा कंपास का ज्ञान प्राप्त होता है। यूरोपवासी अरबों से कंपास का ज्ञान सीख लेते हैं। उसी समय दूरबीन का आविष्कार हो जाता है। कंपास के ज्ञान से वे लोग जो नाव लेकर के समुद्रों में उतरते थे और दिग्भ्रमित होकर के भटकने का जो भय हुआ रहता था, अब कंपास के ज्ञान से इन लोगों को ये भय खत्म हो गया। दूरबीन के आविष्कार होने से समुद्र में दूर तक की चीजों को देख करके आगे यात्रा करने में सफलता मिलने लगी। इसी दौरान क्या होता है कि इटली, स्पेन, पुर्तगाल जो यूरोपीय देश हैं, इन सभी देशों में नाव निर्माण की पद्धति इटली, स्पेन, पुर्तगाल के जो समुद्र तटीय क्षेत्र के लोग थे वो नाव निर्माण कला जानते थे। अब वे नाव निर्माण कला में अपना परिवर्तन लाए। पहले जो परंपरागत नाव बनाते थे उसके जगह पर वे खांचा पद्धति से नाव बनाना शुरू कर दी। यह नाव पहले के नावों से जो छोटी और हल्की होती थी उनसे यह नाव अच्छी, मजबूत और सुरक्षित नावें थी। तो नाव निर्माण में भी इन लोगों को सफलता मिल गया। पहले जो नावों पर डर हुआ करता था, अब ये सुरक्षा के दृष्टि से ये डर खत्म हो गया। फिर मानचित्र में सुधार आ गया। मानचित्र में सुधार आया। मानचित्र में सुधार आने से क्या हुआ कि सही सही जानकारियां मिलने लगी कि कौन सा क्षेत्र कहां स्थित है। उसी दौरान एस्ट्रोलोब का आविष्कार हुआ। एस्ट्रोलोब क्या है? एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का यंत्र है। इसके माध्यम से अब अक्षांश की जानकारी होने लगी। तो ये सारी चीजें हैं जो अब नाविकों के या जो व्यापारी थे, यात्री थे, उन लोगों को समुद्रों में यात्रा करने के भय को कम करने लगे, उनके साहस में वृद्धि करने लगे। उसी समय पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल के नाविकों ने कैरावल नाम का एक हल्का और तेज चलने वाले जहाज बना दिए। हल्की और तेज चलने वाली जहाज। कैरावल नामक हल्की और तेज चलने वाली जहाज बनाने में पुर्तगालियों को सफलता मिल गई। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो अब यूरोपीय नाविकों के अंदर वो साहस भर दिया कि वे अटलांटिक और भूमध्य सागर में भी अपनी जहाजें उतार सके। और तब इन सब के बदौलत, इन सब पर सबसे बड़ी बात थी नाविकों और यात्रियों की साहस। ये सारी चीजें तो पृष्ठभूमि तैयार किया। इन सब के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो इन नाविकों और यात्रियों की साहस थी, जो अपनी जहाजों को लेकर के अटलांटिक और भूमध्य सागर की यात्रा पर निकल पड़े। क्योंकि हम पहले ही आप लोगों को बताया था
कि मध्यकाल में अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता था। इसमें कोई भी नाविक यात्रा करना नहीं चाहता था, लेकिन ये सारी पृष्ठभूमियां नाविकों में ये साहस भर दिया और वे अटलांटिक और भूमध्य सागर की यात्राओं पर निकल पड़े। और इस प्रकार भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार हुई और नाविक जब यात्री अटलांटिक एवं भूमध्य सागर की यात्रा पर निकले तो उनका मूल उद्देश्य था भारत तक पहुंचना, क्योंकि उन लोगों को सबसे बड़ा जो व्यापार था यूरोपियों का एशिया के साथ, जो सबसे बड़ा व्यापार था, जो सबसे मुनाफे वाला व्यापार था, वह भारत के साथ था। और वे भारत के साथ किसी भी तरह से यात्रा करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। तो भारत की खोज में जब वे लोग अटलांटिक एवं भूमध्य सागर की यात्रा पर निकले तो सबसे पहले सफलता 1488 ईस्वी में प्राप्त हुई। 1488 ईस्वी में इन यात्रियों की पहली सफलता प्राप्त होती है जब पुर्तगाल के एक व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाल के एक यात्री बार्थोलोमियो डियाज भारत की खोज पर निकले। जो यूरोप से चले तो वे दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचे। वो अपनी नाव को लेकर के चले तो सबसे पहले वो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचे, जिसका नाम है उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे दक्षिणतम बिंदु थी। दूसरी सफलता 1492 ईस्वी में मिला। ध्यान रखें, ये सभी यात्री भारत की खोज पर निकले थे। अब 1492 ईस्वी में एक स्पेन का यात्री, स्पेन का व्यापारी या यात्री जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, वह अपनी जहाज से यात्रा शुरू किया अटलांटिक महासागर से, और वह अपनी यात्रा के दौरान जब पहुंचा तो देखा कि वह एक नए क्षेत्र में पहुंचा। नए क्षेत्र में पहुंचता है और वहां के लोगों को देखता है। चूंकि वह निकला था भारत की खोज करने के लिए, तो उसको लगा कि मैं भारत तक पहुंच गया। लेकिन उसने एक अंतर पाया कि जो भारत के लोगों का रंग रंगीन था, काले रंग के थे, यह लाल रंग के लोग थे। तब उसने कहा कि यह इंडिया तो है लेकिन रेड इंडिया है, और वहां के निवासियों को क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। इसने रेड इंडियन कहा। वास्तव में यह अमेरिका था। यानी कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस को अपनी यात्रा में जो सफलता मिली उसमें उसने अमेरिका की खोज की। लेकिन चूंकि अमेरिका से
विश्व के अन्य क्षेत्रों को अभी संपर्क नहीं था, जानकारियां नहीं थी, इसलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि मैं इंडिया के दूसरे पार्ट में आया हूं जहां के निवासी रेड हैं, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को रेड इंडियन और इस क्षेत्र को रेड इंडिया नाम दिया। उसी दौरान उसके बाद एक अन्य यात्री, स्पेन के ही एक अन्य यात्री अमेरिगी वेस्पूची, अमेरिगी वेस्पूची, इसने इस क्षेत्र का विस्तार से पता लगाया। जब 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस को रेड इंडिया प्राप्त हुआ तो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि यहाँ की संस्कृतियां, यहाँ की चीजें भारत जैसी लग तो नहीं रही है, इसीलिए इसे विस्तार से जानने की आवश्यकता महसूस हुई। और तब अमेरिकी वेस्पूची नामक एक स्पेन की यात्री ने इस क्षेत्र का विस्तार से पता लगाया, और विस्तार से पता लगाने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह भारत का हिस्सा नहीं है। और तब ने वह इसे, अमेरिकी वेस्पूची ने इसे नई दुनिया नाम दिया, नई दुनिया नाम दिया। यानी यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह भारत का हिस्सा नहीं है, यह एक नई क्षेत्र है, यह एक नई भूमि है, यह नया भूखंड है, और उसे नई दुनिया कहकर उसने संबोधित किया। उसके बाद अमेरिकी वेस्पूची के सम्मान में इस क्षेत्र का नाम अमेरिका रख दिया गया। तो अमेरिका की खोज इस प्रकार से हुई। चूंकि शुरुआती खोज, इसे प्राप्त करने की प्रथम सफलता स्पेन के यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस को 1492 ईस्वी में ही लग गया, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। अगली सफलता 1498 ईस्वी में जाकर के प्राप्त हुई। अब इस क्षेत्र में सफलता किसको मिलती है? तो पुर्तगाल के व्यापारी, पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा को, वास्को डी गामा को अगली सफलता मिलती है वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा वास्तव में भारत तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि हम लोग पढ़ते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज, लेकिन यह इतनी सरलता से नहीं प्राप्त हुआ। इसमें क्या हुआ कि वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचा, क्योंकि उत्तम आशा अंतरिक्ष तक की जानकारी 1488 ईस्वी में ही बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा दे दी गई थी। यहां तक कि मार्ग सबको मालूम था। तो यहां पर व्यापार करने के और भारत की खोज के क्रम में वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचता है, और उत्तम आशा अंतरिक्ष पर ही उसकी मुलाकात, वास्को डी गामा की मुलाकात एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से होती है। यहां पर व्यापार के दौरान उसकी भेंट भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से हो जाती है। अब ध्यान दें कि उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचने का मार्ग
पुर्तगालियों को पहले से प्राप्त है। इसकी खोज तो 1488 में ही बार्थोलोम्यू डियाज ने कर दिया था। तो यहां तक आने जाने का मार्ग इन लोगों को तो अच्छी तरह से पता था। इसी के माध्यम से वास्को डी गामा उत्तम आसाम द्वीप तक पहुंचा था और उत्तम आसाम द्वीप से भारत तक की यात्रा अब्दुल मजीद कर रहा था। इसे यह मार्ग मालूम था, तभी तो व्यापार करने के लिए वह उत्तम आसाम द्वीप तक पहुंचा था। तो उत्तम आसाम द्वीप तक की मार्ग, भारत से उत्तम आसाम द्वीप तक की मार्ग अब्दुल मजीद को मालूम था। तो अब दोनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद ने भारत आने का मार्ग बताया और तब जाकर के वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचता है और इस प्रकार भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा की जाती है। जब यह अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचता है तो यह भारत के मालाबार तट केरल जो है, केरल के तट को, जो केरल के कालीकट तट है, केरल का कालीकट, इसी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो केरल के कालीकट यानी मालाबार तट पर वास्को डी गामा पहुंचता है। सबसे पहले भारत में उसकी कदम इसी क्षेत्र में पड़ती है, यहीं अपनी जहाज लेकर के पहुंचता है। जब वह मालाबार तट पर पहुंचता है केरल में, तो उस वहां के जो स्थानीय शासक थे, स्थानीय शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा की स्वागत भारत में की जाती है। अब वो भारत में आता है, जमोरिन द्वारा उसकी स्वागत की जाती है। उसके बाद उसे भारत में व्यापार करने का मौका मिलता है। जब वह भारत से व्यापार करके वापस पुर्तगाल लौटता है और अपनी वस्तुओं को वहां बेचता है, तो उसे इस व्यापार में वास्को डी गामा को 26 गुना मुनाफा होता है। पहले ही हमने बताया था कि भारत के व्यापार में इन लोगों को बहुत अधिक मुनाफा होता था, बहुत अधिक फायदा होता था। इसीलिए भारत की यात्रा करना और भारत के साथ व्यापार करना सभी यूरोपीय व्यापारी चाहते थे। तो वास्को डी गामा जब भारत से वस्तुएं खरीद करके ले गया, तो उसे इस व्यापार में 26 गुना मुनाफा हुआ और इस प्रकार भौगोलिक खोजों की सिलसिला शुरू हो गई और दुनिया को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। और दुनिया की जानने की जिज्ञासा बढ़ी तो सभी यात्रियों ने अपनी अपनी नावें लेकर के समुद्री खोजों में निकल पड़े और इसी क्रम में 1519 ईस्वी में मैगलन नाम के एक व्यापारी ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और जब मैगलन ने 1519 ईस्वी में अपनी नाव के द्वारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, तो ये धारणा बन गई, ये विश्वास पैदा हो गया, ये जानकारियां प्राप्त हो गई कि सभी समुद्र, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार जो एक अंधविश्वास लोगों में, एक धारणा बनी हुई थी लोगों के अंदर कि पृथ्वी तस्तरी के समान है और किनारे गिर जाने की भय बनी रहती थी, वो चीजें खत्म हो गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि दुनिया में और भी खोज किया जा सकता है। इसके बाद कैप्टन
कुक, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट, सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबोट, इन्होंने न्यू फाउंड लैंड के द्वीपों की खोज किया। सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के पता लगाया। तो ये भौगोलिक खोजें जो पूरी हुई, इन भौगोलिक खोजों में नाविकों का, यात्रियों का साहस और इसके साथ स्थानीय शासकों द्वारा, वहां के शासकों द्वारा उनका मदद भी बहुत काम किया। इसमें दो लोग, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन के महारानी इसाबेल, इन दोनों ने बहुत मदद पहुंचाया यात्रियों का और इस पूरे अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीजें मैंने पढ़ाने का प्रयास किया ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को रोक करके दोबारा देख करके याद करें और ध्यान रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जितने भी वीडियोस डाले जाए, आपको मैं जिस तरह के भी वीडियो डालूं वो आपको उसका जानकारी प्राप्त होता रहे। और लाइक तथा कमेंट करें। धन्यवाद।